मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और दिल्ली के मीडिया समन्वयक श्री विक्रम मित्तल जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के अजब और अलबेले किरदार, स्वघोषित कट्टर ईमानदार, पूरी तरह दागदार रहकर जेल से बाहर आकर स्वागत धुआंधार करवा रहे हैं और उन्होंने नई राजनीति की जो नजीर पेश की है उसकी तुलना भारत की राजनीति में नहीं है। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। और यहां पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते हैं ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे। ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो, पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया,
उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का आचरण, व्यवहार और वाणी तीनों इस कदर भ्रम और संदेह के घेरे में हैं कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। मित्रों, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सुधांशु जी, श्री संजय मयूख जी, श्री विक्रम मित्तल जी, उपस्थित सभी साथियों, जैसा अभी सुधांशु जी ने कहा कि केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे।
तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। आज आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो मैं गिनाता हूं अरविंद केजरीवाल कि कैसे आपके भ्रष्टाचार ने दिल्ली को दीमक से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार की दीमक से। दिल्ली के 40 से 45 बच्चे लोग अपनी जान गंवा देते हैं आपके भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार ने नालों की सफाई नहीं की। वो जल भराव में अपनी जान गंवा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप भ्रष्टाचार है, इसलिए उन्होंने जान गंवाई। उनकी मौत का कारण आपका भ्रष्टाचार है। आप बिजली की बात करते हैं, 45% सरचार्ज के साथ लगकर बिजली का बिल आ रहा है। 18.5 से 25 रुपए यूनिट तक कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल देता है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले का 3 से 7,000 8,000 का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, बिजली कंपनियों से कमीशन खाते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं आप। दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वालों को तरसते हुए देखा है, लोगों का कत्ल होते हुए देखा पानी की एक बोतल के लिए। क्यों? क्योंकि टैंकर माफिया की गोद में बैठे अरविंद केजरीवाल। जब आप सत्ता में आए थे तो 1200 टैंकर दिल्ली में थे, आज 3000 से ज्यादा चलते हैं। जिस टैंकर माफिया को आपने खत्म करने का वादा किया था, आपके भ्रष्टाचार ने उन टैंकर माफिया को पालने का काम किया है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। आज भी दिल्ली के आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों के आईसीयू सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट है। आप फ्री इलाज की बात करते हैं, 3-3 साल के बाद की डेट मिलती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक ही फोन नंबर पे 18,000 बार टेस्ट किए जाते हैं, फर्जी पैसे खाए जाते हैं, कमीशन खाई जाती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं। आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जाती हैं, नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं। अरे आपके मंत्री ने तो शराब से शिक्षा का पूरा का पूरा व्यापार, पूरा का पूरा सफर चला दिया। 16 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड में अपना रिजल्ट सुधारना है। 11वीं के 54,000 से बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको 12वीं का अपना बोर्ड का रिजल्ट ठीक करना है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। अभी एक स्कूल का दौरा किया था हमने, एक ही क्लास में, एक ही कमरे में 2 क्लासेस चल रही हैं, दोनों बच्चों के मुंह अलग हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाली है। यह है आपका शिक्षा का मॉडल। जासूसी कांड भूल गए अरविंद केजरीवाल कि कैसे विपक्षी नेताओं पर, अधिकारियों पर, मीडिया हाउसेस पर आपने जासूसों की टीम लगाई थी। यह आपका ईमानदारी है। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के लोन पर है आज। कितने अधिकारी जेल जा चुके हैं। एसटीपी प्लांट जो बंद करने थे उसके नाम पे अपने पैसे खाए। यमुना की हालत देखिए, ये आपकी ईमानदारी है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। जिन ऑटो वालों के दम पर आप सरकार बनाने का काम करते थे, उस ऑटो के परमिट में आपने घोटाला किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो पैनिक बटन लगाने पे आपने घोटाला किया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं।
दिल्ली सरकार का कोई विभाग अरविंद केजरीवाल आपने नहीं छोड़ा जिसमें आपने भ्रष्टाचार ना किया हो। और बात करें इस्तीफे की, 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था। हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है। जरा खोल के दरवाजे दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है मुंडका से नांगलोई तक का सफर जो आधे घंटे का 3 घंटे में पूरा होता है। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये दिल्ली की हर हालत में, हर कोने की यही हालत है। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप जनता के बीच जाएंगे। अगर इतनी सी भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के। ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। ठीक कहा सुधांशु भाई ने, काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जरा अपने हाथ से लिखी जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे। दिल्ली में गली गली, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्ले से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया। नवरात्रों में आप अंडे खाते थे। 2 दिन आपको कूलर नहीं मिला तो आपने जेल में हाहाकार मचा दिया था। आप जेल की बात कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल, सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ, एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुमने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? इस एक बात का जवाब दे दो कि तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी अगर वो ठीक थी तो। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। प्रश्न सादर आमंत्रित है नवनीत, राजस्थान पत्रिका। भगवान राम के घर आने का जो पर्व है दीपावली, उस पर तो आतिशबाजी पे प्रतिबंध है और इनके जेल से घर आने पे आतिशबाजी चलाई जा रही है। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का कैरेक्टर और एक्ट इसमें इतना भारी अंतर हो, तो मुझे लगता है वो सारी बात समझी जा सकती है। मुझे लगता है अब उनकी स्थिति ये हो गई है
आपको ध्यान हो, हम लोग 51 में जनसंघ के रूप में बीजेपी बनी। आज कितने साल हो गए? 73 साल। आज तक हमने कभी कांग्रेस समझौता नहीं किया। यह कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, 73 दिन में सरकार बनाई थी, और अब कह रहे हैं करेक्टर की तुलना। फिर 49 दिन की सरकार गिरी थी, याद करिए, वो अलग छोड़ दीजिए, कसम असम खाई थी वो तो छोड़ दीजिए। 49 दिन सरकार के बाद कहा था अब गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर किया, और अभी सचदेवा जी ने बताया शून्य। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर वो इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं तो यह न सिर्फ भारतीय समाज और हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान है, बल्कि उनके मानसिक दिवालियेपन का ऐलान भी है। पीयूष आज तक। इसी तरह मेरे दिमाग में आया। मैंने अभी आपसे कहा और माननीय सुधांशु जी ने भी कहा कि जनता अपना फैसला 3 महीने पहले सुना चुकी है, और अरविंद केजरीवाल गली गली उस समय भी घूम रहे थे, और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया, इनको 0 करके भेज दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता है तो ये अपने इस्तीफे की बात ना करें, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, नवंबर में चुनाव होते हैं, आज कराएं। जनता इनको जवाब, मैं बता रहा हूं ना जी, हम कह रहे हैं चुनाव की तैयारी इसलिए कह रहे हैं, हमें पता है कि जनता का दर्द क्या है। पूरी दिल्ली की जनता इनसे निजात चाहती है, इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। आनंद पांडे, टीवी 9। देखिए, उनके चरित्र की तरह उनका बयान भी छलावा है। मुख्यमंत्री हैं तो कैबिनेट की बैठक बुला के रेजोल्यूशन करके एलजी को इस्तीफा दे दिया है। कभी कोई सीएम मांग करता है कि चुनाव कराना है? फट से जाके डिसॉल्व करके असेंबली को सरकार इस्तीफा देती है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है और राज्यपाल को दिया जाता है। यही है, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। प्रज्ञा, टाइम्स नौ। This 48 hours time which he has sought is definitely seen as enshrined in a deep mystery, that for which he is trying to find a replacement or trying to do some placements. What Sachdeva ji has said. And second thing, it is ridiculous if a chief minister who is having overwhelming majority, more than 90% of MLAs in assembly, if he is having an iota of truth in his intention, what he's saying, then he should call the meeting of the cabinet, resign as chief minister, and the entire cabinet should resign, recommend the dissolution of assembly, and give the letter to LG. If you're not doing this, it means you are trying to. And as far as comparing himself with the great and legendary Krantikaris like Bhagat Singh and Bhatukeshwar Dutt, so I would like, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में उन लोगों के साथ जाके हाथ मिलाया था, उन वामपंथियों के साथ जिन्होंने भगत सिंह जी के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक बातें अपनी किताबों में लिखी हैं। वो जेएनयू ब्रांड लोग जिन्होंने भगत सिंह जी को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट जैसे शब्द लिखे हैं सारे क्रांतिकारियों के लिए, पहले उसके लिए माफी मांगे। उन लोगों का साथ आज भी खड़े हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वो बाकायदा वो किताबें प्रिस्क्राइब रही थी। और सुनिए, 2016 में हमारी सरकार आई थी, पार्लियामेंट में यह विषय उठाया गया,
कि भगत सिंह जी के लिए ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है? जानते क्या जवाब आया था? माफी नहीं मांगी गई थी, कहा गया था नेक्स्ट एडिशन में वो हटा दिया जाएगा। ये था उनके साथ खड़े लोग। तो मुझे लगता है ये उनके किरदार की असली कहानी बयान करता है, जो हम लोगों ने कहा ना कि वो हमेशा वक्त के साथ बदलने का जो कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी का एक प्रतीक है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग, not only Bharatiya Janata Party, but the entire country feels a pain and agony when such a stalwart and the symbol of Indian nationalism and austerity in the life, Shahid-e-Azam Bhagat Singh, is a person who is under allegation, and he has been considered as a prima facie suspect and culprit by the Supreme Court because he has been barred, and he tries to compare it. This gives a pain. देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी पार्टियां गठबंधन करने को लालायित हो रही हैं। बाकी दोनों पार्टियां भी, एक बसपा से और एक आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किए हैं। और वही सुनिए, दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस और आपने किया, फिर तोड़ दिया था, फिर कोशिश की गठबंधन करने की। यानी रह रह कर जिनको बेईमान कहते थे, वो कट्टर ईमानदार असली में एक दूसरे से तार कैसे जोड़ के रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है हरियाणा के संदर्भ में वहां की जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से विगत 10 वर्षों में जो विकास के कार्य देखे, निर्णायक और प्रभावी विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।